बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे उपयोगिता विश्लेषण के बारे में, और आज हम गॉसेन का द्वितीय नियम, जिसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, उसके बारे में बात करें। गॉसेन के द्वितीय नियम, जिसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, इस पर चर्चा करने से पूर्व कल जो हम अध्ययन कर रहे थे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसमें कतिपय बिंदु डिस्कस करने से रह गए थे, और वो ये थे कि इसका क्या महत्व है, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या महत्व है। यदि और उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर भी चुके थे, परंतु फिर भी मैं एक दो बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूँगा जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व को अभिव्यक्त करते हैं। मांग के नियम का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जब कीमत अधिक होती है तो उसकी डिमांड कम होती है। तो किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगों की मात्रा में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है कि मांग का नियम जो लागू होता है वो वास्तव में देखा जाए तो उसका आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। कैसे? आप किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेंगे तो क्या होता है? हम एक उपभोक्ता के रूप में बात करें कि जब हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदते हैं तो क्या होता है? हम विचार करने पर ये पाते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता पहले की इकाई की तुलना में कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कि जब प्रत्येक अनुवर्ती इकाई की उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता पिछली इकाई से कम होती जा रही है, तो इसका मतलब हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेंगे जबकि उसकी कीमत कम हो, क्योंकि वास्तव में हम उसकी उपयोगिता को और उसकी कीमत को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और इसका तात्पर्य ये निकलता है कि हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेंगे तो उससे हम उससे हमें गिरती हुई सीमांत उपयोगिता मिलेगी, तो हम कम कीमत देने को तैयार होंगे। और इसके विपरीत कम इकाइयां अधिक सीमांत उपयोगिता अधिक कीमत। तो वस्तुतः मांग का नियम किस पर आधारित हुआ? मांग का नियम आधारित हुआ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर। इसी प्रकार से उपभोक्ता की बचत का आधार भी यही है। उपभोक्ता की बचत क्या है? उपभोक्ता की बचत एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका कल्याणवादी अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व है, जो ये कहती है कि किसी वस्तु अथवा सेवा से वंचित रहने की स्थिति में हम जो कीमत उसके लिए देने के लिए तत्पर हैं और जो कीमत वास्तव में देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस उपभोक्ता की बचत के रूप में कहा जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम ये कहें कि किसी वस्तु एक्स को जो हमें नहीं मिल रही है,
उसके लिए हम 100 रुपए कीमत देने को मानसिक रूप से तैयार हैं। वही वस्तु हमें मान लीजिए 50 में मिल जाती है तो हम एक प्रकार से अतिरिक्त रूप से संतुष्टि को अनुभव करते हैं। और ये जो अतिरिक्त संतुष्टि का भाव है, इसी को अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत के नाम से जाना जाता है। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हमें मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, वर्तमान समय का उदाहरण ले लीजिए। जब हमारे आवागमन के साधन आवागमन के साधन सुचारू थे तो हमें एक स्थान से जाने पर दूसरा जाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जयपुर जाना था टिकट लिया, टिकट लेकर के 50 रुपए के अंदर हम सामान्य जयपुर पहुंच जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि 500 रुपये खर्च करके भी जयपुर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। और ऐसी स्थिति मान लीजिए हमें कोई साधन ऐसा कहे कि मैं 100 रुपये के अंदर आपको जयपुर पहुंचा दूंगा, तो निश्चित रूप से हमें एक अतिरिक्त संतुष्टि का भाव प्राप्त होगा, क्योंकि आज हम जयपुर जाने के लिए मान लीजिए 500 रुपये व्यय करने को तत्पर है और वास्तव में 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो ये 400 रुपये का जो एक प्रकार से हमें संतुष्टि की प्राप्त हो रही है, ये उस संतुष्टि का गणना हमने की है, वो लगभग 400 रुपये है। इसको ही अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? उपभोक्ता की बचत कहा गया है, जिसका कल्याणवादी अर्थशास्त्र में महत्व है। अब सवाल ये है कि मांग का नियम सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम जो है वो उपभोक्ता की बचत का आधार कैसे है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता की बचत का आधार कैसे है? उपभोक्ता की बचत का जो आकलन करते हैं वो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर के आधार पर करते हैं। तो उपयोग मूल्य माइनस विनिमय। और हम ये भी मानते हैं कि समय विशेष पर बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत है वो एक समान रहती है। और तीसरा हम ये भी कहते हैं कि बाजार में वस्तु का मूल्य का निर्धारण सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर निर्धारित होता है। मान लीजिए किसी समय विशेष के ऊपर हम किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीद रहे हैं, तो जो 10वीं इकाई है वो कही जाएगी सीमांत इकाई, और उससे मान लीजिए हमें 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है, तो बाजार में उस वस्तु की बदले में कितने रुपये देंगे? 10 रुपये देंगे। परंतु इससे पहले की जो इकाइयाँ हैं जिनको हम अधिसीमांत इकाइयाँ कहते हैं, वो अधिसीमांत इकाइयों की सीमांत उपयोगिता सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता से अधिक होती है। और चूंकि विनिमय मूल्य तो सब जगह समान है, वो सभी जगह 10 रुपये के बराबर है, तो यहाँ अधिसीमांत इकाइयों पर हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। सीमांत इकाई के ऊपर एक प्रकार की अधिसीमांत इकाई सीमांत इकाई के ऊपर हमें किसी प्रकार की बचत प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोग के क्रम में जो हम किसी वस्तु या सेवा की उपयुक्त इकाइयों को प्रयोग में लेते जाते हैं, तो हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिलती है। और हम वहां जाकर रुक जाते हैं जहां पर कि हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है और जो कीमत हम किसी वस्तु के लिए दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसको अपन कहते हैं सीमांत इकाई। यानी सीमांत इकाई वो इकाई जिसकी सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू विनिमय मूल्य, और वहां पर किसी प्रकार की कोई उपयोगिता भी प्राप्त नहीं होती है। यानी विनिमय मूल्य इज इक्वल टू उपयोगिता, और दोनों के बराबर होने का मतलब वहां हमें कोई बचत प्राप्त नहीं हो रही है। परंतु इससे पहले की जो यूनिट्स हैं, इससे पहले की जो इकाइयां हैं, वो हमारी कही जा रही है अधिसीमांत इकाइयां, और इन अधिसीमांत इकाइयों पर ही हमें उपभोक्ता की बचत मिलती है। तो वास्तव में उपभोक्ता की बचत जो है वो भी आपके उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही। अब हम विचार करते हैं
सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है इसको गॉसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। और गॉसेन का दूसरा नियम इसको इसलिए कहा जाता है कि इस नियम का भी प्रतिपादन गॉसेन जो जर्मन शास्त्री थे उन्होंने ही किया था। अब सवाल यह है कि सम सीमा उपयोगिता नियम क्या है। हमने उपभोक्ता को माना है विवेकशील, अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता को विवेकशील मानते हैं। विवेकशील मतलब ये कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति करके अपने कुल संतुष्टि को अधिगम करना चाहता है। क्या चाहता है उपभोक्ता? उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपने कुल संतुष्टि को अधिगम करना चाहता है। और इस कुल संतुष्टि को अधिगम करने के लिए वो क्या करता है कि विभिन्न वस्तुएं जिनको वो उपयोग में ले रहा है उनकी सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सम सीमांत उपयोगिता नियम। यह रासवर्ड नहीं है, रासवर्ड नहीं है। यह जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है यह भी वस्तुतः सीमांत उपयोगिता रास नियम पर ही आधारित है। सम सीमांत उपयोगिता नियम भी वस्तुतः सीमांत उपयोगिता रास नियम पर ही आधारित है। क्यों? कि उपभोक्ता इस बात को बड़ी प्रकार जानता है कि यदि वो किसी वस्तु या सेवा की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाता जाएगा तो उसको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करता है, जिसको हमने विवेकशील माना है, वो अपनी लिमिटेड इनकम को एक ही वस्तु या सेवा पर खर्च नहीं करता है वरन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। और इस प्रकार से व्यय करता है कि रुपये की प्रत्येक इकाई से उसको बराबर संतुष्टि प्राप्त हो। अर्थात वह वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता जिसको पर सीमांत उपयोगिता कहते हैं और उनकी कीमतों के अनुपात को बराबर कर रहा होता है। वो उनकी कीमतों को बराबर कर रहा होता है। उदाहरण के लिए कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मान लीजिए 3 इकाइयां अपने उपयोग में काम में लेता है, तो समसीमांत उपयोगिता नियम यह कहेगा या इसका यह कथन है कि उपभोक्ता उनके बीच में कंपैरिजन करेगा और देखेगा कि कौन सी वस्तु उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है और कौन सी वस्तु उसके लिए कम उपयुक्त है। तो ये करेगा कि अपने उपभोग में उस वस्तु के प्रयोग को बढ़ाएगा जिससे उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है और बदले में उस वस्तु के परित्याग करेगा या उसको हटाएगा जिससे उसे कम उपयोगिता मिल रही है। तो प्रतिस्थापन का ये क्रम है, यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो भी वस्तु काम में ले रहा है उनकी सीमांत उपयोगिताएं और कीमतों का अनुपात एक दूसरे से बराबर नहीं हो जाए। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन पी जेड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन अपॉन पी एन। इसका मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में माना जाएगा जबकि वह विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिताओं को बराबर कर रहा होगा। और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि कुल आय इज इक्वल टू कुल व्यय के बराबर होना चाहिए। क्यों? कि वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता को तो कई स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में जो लिमिटेशन है वो ये है कि एक तो वस्तुओं की कीमतें होती है, वस्तु प्राइसलेस नहीं होती है, और दूसरा ये है कि उपभोक्ता की इनकम लिमिटेड है। यानी दो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं, दो बाधाएं हैं। एक तो ये कि हमारी इनकम या रिसोर्सेज लिमिटेड है
और दूसरी वस्तु प्राइस लेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समसीमांत उपयोगिता नियम में जो संतुलन की शर्त देखी जाएगी वहां दूसरी शर्त भी देखी जाएगी, और ये है कि टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी हमारे पास में जो कुल मौद्रिक आय है वो हमारे कुल व्यय के बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम है, ये नियम अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है, जिसका आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, और जो उसी पर आधारित है। और यह नियम जिसमें ह्रास शब्द नहीं है, जिसको समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, या अधिकतम संतुष्टि का नियम कहते हैं, या उपभोग का नियम कहते हैं, या लॉ ऑफ मैग्निम सेटाइटी कहते हैं, ये जो नियम जो कई नामों से जाना जाता है, या आनुपातिकता का नियम जिसको अपन कहते हैं, वो ये है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन माना जाएगा जब वह विभिन्न वस्तुओं की जिनको यूज में ले रहा है भारित सीमांत उपयोगिता को बराबर कर रहा होगा, और उसकी कुल आय इज इक्वल टू कुल इनकम व्यय के बराबर। अब यह जो नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम की भी अधिकांशतः जो मान्यताएं हैं वो वही है जो कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। क्यों? कि उसी पर बेस्ड है, ये नियम उसी पर बेस्ड है, अर्थात गणनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। हमने गणनावादी दृष्टिकोण पर आधारित होकर के मान लिया है कि हम किसी वस्तु और सेवा से मिलने वाली उपयोगिता को माप सकते हैं। मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा ऐसा किया जाना संभव होता है, और तुष्टि गुण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसमें वो जोड़ना घटाना संभव होता है। ये जो बेसिक बातें हैं गणित दृष्टिकोण की, उनको अपन ने समसीमांत उपयोगिता नियम में भी एजीटी से इस्तेमाल कर लिया। और हमने समसीमांत उपयोगिता नियम में जब उपयोगिता को बराबर करने की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है वस्तुओं की विभाज्यता की, यानी सभी वस्तुएं विभाजनीय नहीं है। हम एक साइकिल की सीमांत उपयोगिता को संतरे की सीमांत उपयोगिता से कैसे बराबर करेंगे? मान लीजिए संतरा आ रहा 5 रुपए का और साइकिल आ रही 5000 रुपए की, तो या तो हम साइकिल के 1000 टुकड़े करें जब वो प्रत्येक टुकड़े की कीमत रह जाए 5 रुपए, या 5000 रुपए के संतरे एक बार में लेवें और उनको खावें। सॉरी, 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ये कि हम साइकिल के 1000 टुकड़े कर दें और एक टुकड़े की कीमत 5 रुपए और उसकी सीमांत उपयोगिता का विवरण करें संतरे से, तो बेसिकली वहां तो वस्तु ही नष्ट हो गई, तो हास्यास्पद बात है। दूसरी स्थिति ये कि हम 5000 रुपए के संतरे एक साथ लावें और उनको एक साथ खावें और तब साइकिल से कंपेरिजन करें, वो संभव नहीं है, क्योंकि साइकिल की तो न 5000 रुपए खा सकते हैं न साइकिल को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो वस्तुओं की कीमतें और विभाजनीयता की समस्या, इनका समाधान करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम में अपन ने क्या किया, भारित सीमांत उपयोगिता को लिया। भारित का मतलब वस्तुओं की मिलने वाली उपयोगिता को और उनकी कीमतों के अनुपात को। तो ये 3-4 बातों पर आधारित होकर के अपन ने समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में समझा। तो एक बार फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो समसीमांत नियम है यह उपभोक्ता ह्रास नियम पर आधारित है, नंबर 1। दूसरी बात इसकी जो मान्यताएं हैं बेसिकली वो गणना दृष्टिकोण की मान्यताएं हैं जो मैंने भी आपको बताई, नंबर 2 बात। और तीसरी बात ये कि यह नियम यह कहता है कि एक उपभोक्ता जिसको अपन ने माना है वो विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली भारित सीमांत उपयोगिता को एक दूसरे से बराबर करता है और उसका कुल आय उसके कुल व्यय के बराबर होना चाहिए। तो आज अपन ने जो अध्ययन किया वो किया समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में, जिसको बहुत का दूसरा नियम भी कहा जाता है, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है, आनुपातिकता का नियम कहा जाता है, रूल्स ऑफ सेटाइटी कहा जाता है,
संतुष्टि का नियम कहा जाता है। तो ये सारे सारे नाम इसके हैं।